हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इन्फिनिटी क्लासेस में। आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं हिंदी की क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ाएंगे समास। समास में ये आ जाएगा समास किससे बना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समास किन किन चीजों से मिलकर के बना है। तो समास सम, उपसर्ग, अस धातु और घई प्रत्यय लग करके बना होता है। समास में सबसे पहले सम, उपसर्ग, अस, धातु और घई प्रत्यय लग करके बना होता है। समास के अर्थ की बात करें तो समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। किसी भी वाक्य या वाक्यांश को जब हम संक्षेप में लिखते हैं तो उसको समास कहते हैं, है ना। जब इसका अर्थ आ गया संक्षेपीकरण, तो अब ये प्रश्न आएगा कि किसको संक्षेप करना है। तो संक्षेप किसको करना है? किसी वाक्य या वाक्यांश को। जब हम वाक्य या वाक्यांश को संक्षेप करते हैं या उसको कम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास, समास की परिभाषा वाक्य या वाक्यांश का संक्षेपीकरण करना ही क्या है? समास है। वाक्य या वाक्यांश का संक्षेपीकरण ही समास है। ओके, जैसे यहां पर लिखा है राजा का पुत्र। अब हमने इसको जब संक्षेप किया तब ये हो गया राजपुत्र, है ना। जब ये राजपुत्र हो गया तो इसमें का ये जो था ये क्या हो गया? इसका लोप हो गया, है ना। तो ये राजपुत्र हुआ तो ये संक्षेप में आया, इसलिए ये हमारा समास हो गया राजपुत्र। अब इसमें हमें देखना है कौन कौन से पद होते हैं। तो इसमें दो पद हैं, एक राजा है और एक उसका पुत्र, है ना। तो राजा पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है ना। तो उसके बाद में हम देखेंगे समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, थर्ड कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि है ना। तो सबसे पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, कर्मधारय, फिर हो जाएगा द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो ये 6 होते हैं समास के भेद, है ना। उसके बाद में अब हमें इसके भेद के बारे में पढ़ना है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ाते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसकी ट्रिक। ट्रिक क्या है? द्वंद्वी अब तक। द्वंद्वी मतलब द्वंद्व समास, द्वि मतलब द्विगु समास, आ से अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष और का से कर्मधारय। बहुत से बच्चों को ये चीज याद नहीं होती है कि इसके कितने भेद होते हैं। तो देखो इसमें भी 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं और इसमें भी 2, टोटल हो जाएंगे 6 पद, है ना। तो ये 6 हो जाते हैं समास के भेद। अब यहां से जैसे द्वंद्व अब तक केवल याद करना है, यहां से द्वंद्व समास, द्विगु, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय, ये सभी 6 के 6 याद हो जाएंगे अच्छे से हमें। फिर फर्स्ट है अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा क्या होती है? वे सामासिक शब्द जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है तथा उत्तर पद गौड़ होता है तथा समस्त पद अव्यय बनाता है। वे ऐसे सामासिक शब्द होंगे जिसमें प्रथम पद क्या होगा? प्रधान हो जाएगा। प्रथम पद प्रधान होता है, फिर उत्तर पद गौड़ होता है ना, और समस्त पद क्या बनाते हैं? अव्यय बना देते हैं। अगर पूरे पद की बात करें तो वो अव्यय हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं, है ना। उसके बाद हम कुछ देखते हैं इसके पहचानने के नियम। पहचानने के क्या नियम? फर्स्ट है कि इसमें प्रथम पद उपसर्ग होता है। अगर हम कोई भी शब्द हो, अगर उसमें उपसर्ग है और समास पूछा जाए, अगर उसमें उपसर्ग लगा है तो वो अव्ययी भाव समास होगा, 100% होगा। जैसे लिखा है यहाँ पर यथा, आ, बे, अद, प्रति, है ना। इनसे अगर हम बनाए, ये उपसर्ग है। अब यथा से हम देखें तो यहां हो जाएगा यथा संभव, यथा संभव, है ना। आ से क्या हो जाएगा? आजन्म। ओके। बे से क्या हो जाएगा? बेपरवाह, बेपरवाह। अधि से हो जाएगा अधिहरि, अधिहरि।
अरिहर पूछा जा चुका है यूपी टेट में। प्रति से क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, प्रतिदिन, है ना। तो देखो ये उपसर्ग से हमने क्या बना दिए, ये सब समास बना दिए। अब इनमें सब में पूछा जाएगा तो सभी में अव्ययी भाव समास है। सेकंड इसकी है ट्रिक कि यदि शब्द की पुनरावृत्ति हो तब भी अव्ययी भाव समास होता है ना। अगर शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, 2 बार वही शब्द आ जाए, बीच में योजक चिन्ह भी लगा हो, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि योजक चिन्ह लगा है तो द्वंद्व समास होना चाहिए, उसमें भी तो योजक चिन्ह लगा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, शब्द की रिपीटिशन है, 2 बार आया है। दिनों दिन का मतलब है दिन और दिन, है ना। फिर रातों रात, रात रात, तो यहाँ पर भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जहां भी हमें पुनरावृत्ति मिल जाए वहां पर अव्ययी भाव समास होता ही है। ओके, तो यहां तक ये सारी चीजें देख लो, फिर देखते हैं आगे। सेकेंड देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में वे सामासिक शब्द जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा कारक चिन्हों का लोप होता है। अब यहाँ पर हमें कारक चिन्ह याद रखने हैं, है ना। कारक चिन्हों का लोप होता है, वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। इसमें कहा गया है स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, को क्या है, एक कारक चिन्ह है, तो यहाँ पर इसका लोप हुआ है, यहाँ पे नहीं ये दिख रहा है ना। अब यहाँ पर ये दिख रहा है, इसका मतलब है जब हमने इसका सामासिक विग्रह किया तो यहाँ पर को आ गया, लेकिन यहाँ पर नहीं था। तो ऐसे पूछ लिया जाता है स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है, तो हमें याद रखना है कौन सा है, तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, है ना, राजपुत्र। यहाँ पर देखो सामासिक, जब हमने इसका विग्रह किया सामासिक पद में देखो नहीं है, है ना, कारक चिन्ह यहाँ पर है, दिख रहा है हमें, राजा का पुत्र, और यहाँ पर राजपुत्र है, इसका मतलब यहाँ पर लोप हुआ है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अब कारक, कारक की बात करते हैं तो कारक आ जाते हैं, इसमें कारक होते हैं और कारक चिन्ह भी होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के मामी में अधिकरण में पै पर संबोधन है भोरे, तो इसमें कर्ता कट जाता है और नीचे का संबोधन 6 केवल इसमें आते हैं। जब हम लोग कारक पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से डिटेल से हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कर्मधारय, थर्ड आ जाएगा हमारा कर्मधारय समास, ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। अब थर्ड है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, हमें ये ध्यान रखना है कि विशेषण और विशेष इसमें होता है ना। विशेषण मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेष मतलब संज्ञा हो सकता है या फिर सर्वनाम हो सकता है, उसको हम लोग विशेष से कहते हैं। तो इसमें विशेषण विशेष की बहुलता पाई जाती है ना, उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास बोलेंगे। जैसे नीलकंठ है, अब नीलकंठ में अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो नीला कंठ, है ना, नीला कंठ। अब कंठ की विशेषता है, कंठ की क्या विशेषता है कि वो नीला है ना, तो ये हो गया हमारा विशेषण, ये विशेषण हो जाएगा। और ये क्या होगा, कंठ क्या है, कंठ एक संज्ञा है, और जब संज्ञा है तो ये हो जाएगा हमारा विशेष, ये विशेष हो जाएगा कंठ। तो अब यहां से हमें ध्यान रखना है कि अगर विशेषण विशेष हो तो वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ऐसे नील कमल में, कमल कैसा है, नीला है कमल, है ना, कमल की विशेषता है कि वो नीला है, इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। अधपका, है ना, कोई भी वस्तु है अगर वो आधी पकी हुई है तो हम उसको कहेंगे अधपका बोलेंगे। अब उसकी विशेषता है कि वो आधी पकी हुई है ना, तो इस वजह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर विशेषण विशेष है ना, तो इसमें हो जाएगा हमारा कर्मधारय। कारक चिन्हों का लोप है तत्पुरुष समास, और प्रथम पद प्रधान और सामासिक जो पूरा पद होता है वो अव्यय बनाता है या उपसर्ग लगा हो पहले, तो वो अव्ययी भाव समास, है ना। 3 हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ओके, अब उसके बाद हमें चौथा, पांचवा और छठा, है ना, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि पढ़ना है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब हम लोग देखेंगे द्विगु समास। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा हो जाएगी वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो तथा समूह या समाहार का बोध कराता हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। द्विगु समास में जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है और दूसरा जो पद होगा वो संज्ञा या सर्वनाम कोई एक हो जाएगा। अब इसमें उदाहरण देखेंगे तो जैसे है पंचवटी। पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। 5 वट मतलब वृक्ष होता है ना, तो 5 वृक्षों का समूह क्या हो जाएगा? पंचवटी। शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। चौराहा तो 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। अब देखो इसमें जो पहला है ये सब संख्यावाची शब्द है ना? तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची होगा वो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। ओके, फिर है द्वंद्व समास। 5th नंबर, 5वां जो समास होगा वो द्वंद्व समास। जिस सामासिक शब्द में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और का लोप होता है, और का इसमें लोप होता है और दोनों पदों के बीच में क्या होगा? योजक चिन्ह आएगा, है ना? योजक चिन्ह आएगा। जैसे भाई बहन, है ना? भाई और बहन के बीच में ये जो है चिन्ह, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। अब हम इसको अगर सामासिक विग्रह करें तो भाई और बहन हो जाएगा, भाई और बहन, है ना? फिर माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो इस तरीके से द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा संज्ञा या सर्वनाम होता है। लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, मतलब और का लोप होता है। ओके, तो अब यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है द्वंद्व समास तक। अब लास्ट वाला बचा है बहुव्रीहि समास, उसको भी अच्छे से देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बहुव्रीहि समास देखते हैं। बहुव्रीहि समास में अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो वह सामासिक पद जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जो 2 पद होते हैं समास में, दोनों पद प्रधान नहीं हो, जिसमें कोई अन्य पद प्रधान हो, या फिर हम कहते हैं समस्त पद जो है किसी अन्य पद की तरफ संकेत करता है, उसे हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। नीलकंठ, जैसे इसमें है उदाहरण में नीलकंठ। नीलकंठ में हो जाएगा नीला कंठ है जिसका, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी। तो इसमें देखो नीलकंठ तो ये लिखा है ना? फिर इसमें है कि नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव जी, शिव जी की तरफ संकेत कर रहा है। तो ना तो इसमें पहला पद प्रधान है, ना ही दूसरा पद प्रधान है, कोई अन्य पद प्रधान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, है ना? इसको अगर सामासिक विग्रह करेंगे तो लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी, अर्थात गणेश जी। ऐसे ही दशानन है ना? 10 आनन है जिसके, अर्थात कौन हो जाएगा? रावण। तो यहां पर इसको लिख लेना है 10 मुख हैं जिसके, अर्थात हो जाएगा रावण, है ना? तो ये 6वां था बहुव्रीहि समास। तो हमने शुरुआत से 6 के 6 हमने अच्छे से पढ़े। पहला अव्ययी भाव समास, जिसमें अव्यय या उपसर्ग होते हैं। फिर तत्पुरुष समास, है ना? कारक चिन्ह का लोप होता है, इसमें कारक चिन्ह 6 होते हैं।
फिर आ जाएगा कर्मधारय, विशेषण विशेष हो जाएगा उसमें। द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। फिर द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें और का लोप होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन। फिर बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में हो जाएगा कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होते हैं, बस इसमें यह होता है कि कोई अन्य पद की तरफ संकेत करता है, जैसे लिखा हमने लंबोदर, दशानन, है ना। तो ये सारी चीजें बहुब्रीहि समास में आ जाएंगी। नोट करके कुछ चीजें और लिख लेनी है ना। तो जैसे आ जाएगा, जैसे हमसे पूछ ले नीलकंठ में समास है, नीलकंठ में समास है, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए और पहला ऑप्शन दे दे द्वंद्व समास, बी ऑप्शन द्विगु दे दे, सी ऑप्शन में दे दे हमें कर्मधारय, कर्मधारय, और डी ऑप्शन दे दे बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। तो हमें इसमें जैसे नीलकंठ, अब नीलकंठ हमने ये जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इसको हमने कर्मधारय में भी बताया है और बहुब्रीहि में भी बताया है। देखो बहुब्रीहि में भी लिखा है और कर्मधारय में भी लिखा है। तो अब हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें वहां टिक कौन सा लगाना है, या तो इसमें जैसे जब कर्मधारय आएगा या बहुब्रीहि, या तो कोई एक दिया हो तब हम आसानी से इसको हम टिक कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों दिए हों, कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों दिए हों, तो अब हम उसमें सबसे पहले बहुब्रीहि को प्रायोरिटी देंगे, है ना। सबसे पहला टिक जो होगा हमारा वो बहुब्रीहि पे होगा। अगर बहुब्रीहि नहीं ऑप्शन में दिया है तब कर्मधारय, या फिर कोई ऑप्शन ऐसा दिया हो सी और डी दोनों, तो हम उसको टिक करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हमें कर्मधारय और बहुब्रीहि का कोई भी उदाहरण ऐसे दिया है जो कि कर्मधारय में भी है और बहुब्रीहि में भी है, लेकिन उसमें क्या है, तो हमें सबसे पहले ये डी वाला ऑप्शन मतलब बहुब्रीहि को सबसे पहले हमें टिक करना होगा। और अगर बहुब्रीहि नहीं है, केवल कर्मधारय है, या फिर कर्मधारय नहीं है, केवल बहुब्रीहि दिया है, तो हम उसको बहुब्रीहि को तो आसानी से टिक कर दें। अगर दोनों दिए हैं तो सबसे पहले हम बहुब्रीहि को टिक करेंगे और उसके बाद में कर्मधारय, है ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। ये कंफ्यूजन क्लियर होगी, आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं, है ना। और ये जो क्लास हुई है ये स्पेशल जो आपका ये चल रहा है लेखपाल, उसके लिए है ना। तो और सुपर टेट भी इसको इसमें पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि सिलेबस सेम रहता है। तो लेखपाल, अभी लेखपाल का है एग्जाम, तो लेखपाल पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके, तो आप लोग बताएं, हम मतलब फीडबैक सभी दें, है ना। आराम से कमेंट में भी कर सकते हैं और भी सारी चीजें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।